हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो अभी तक हम लोगों ने पूरे विटामिन बी के बारे में हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। हमने क्या पढ़ा? विटामिन बी के बारे में पढ़ा, B2 के बारे में पढ़ा, B3 के बारे में पढ़ा और B4 ना हो के B5 के बारे में पढ़ा। B6 जाना हमने कि B6 क्या होता है, B7 के बारे में पढ़ा, B9, B12 इतना हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये कितने B12 के, ये विटामिन बी के ये बहुत घनिष्ठ मेंबर होते हैं। कितने मेंबर हैं? 8 मेंबर हैं। लेकिन इसके ही कुछ और मेंबर हैं, उसको भी आज हम लोग करके पूरा समाप्त कर देंगे। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं क्या कि विटामिन बी का एक हम आप लोग को ट्रिक बताते हैं, क्योंकि जो है कि इससे क्या होगा कि आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी, कि जिससे आप लोग का जितने भी रासायनिक नाम हैं वो रट जाएंगे। तो अभी देखिए एक ट्रिक है, क्या? थायराइड के नाक पर पीटो प्यार सोई। तो ये ट्रिक क्या है कि थायराइड के नाक पर पीटो प्यार सोई। ये कौन कौन सा है? देखिए एक एक करके इसको समझते हैं। क्या है? थाई से क्या होता है? थायमीन होता है। थाई से थायमीन हो गया। ठीक, ये किसका रासायनिक नाम था? ये जो है रासायनिक नाम बी का था। B1 का रासायनिक नाम क्या था? थायमीन। और राई का क्या है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। थायराइड ना, तो 2 हो गया। ये विटामिन, ये B2 का हो गया, B2। तो ये विटामिन बी का थायमीन हो गया, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन हो गया। के नाक पर, देखिए पढ़ना तो है ही है, जब इसको पढ़ लेंगे आप 2-4 बार पढ़ लेंगे, ये तब के लिए है कि जब आपको कन्फ्यूज़न होगी। ये तब के लिए है, तब के लिए ये ट्रिक काम करेगा। कि ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पढ़े ही नहीं रहेंगे तो नाक से आप समझ ही नहीं पाएंगे इसका क्या नाम है। ये तब के लिए होगा कि विटामिन बी का नाम है कि विटामिन B2 का नाम है। तो इससे ये सीरियल क्रम में रहेगा, तो इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो ये क्या हो गया? थाई से थायमीन, राई से राइबोफ्लेविन और नाक से क्या हो गया कि नियासिन ना, या निकोटिनिक एसिड, जो भी एक विटामिन B3 का था ना। और नाक पर पीटो, पीटो से क्या हो गया? पेंटाथॉनिक एसिड। पेंटाथॉनिक एसिड। तो ये क्या हो गया? विटामिन B1, B2, B3, B5 और नाक पर पीटो प्यार, ये क्या हो गया? प्यार से पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन ना, B6 और साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन। तो क्या हो गया? साइनोकोबाल्मिन। ये क्या हो गया? B12। तो ये क्या हो गया कि देखिए B2, B3, B5, B6 और B12, ये देखिए 12 हो गया। तो क्या हो गया कि ये B12 हो गया, तो ये इतने हो गए। और इसमें क्या है? दो का नाम नहीं है। कौन कौन सा नाम नहीं है? एक B7 का नाम नहीं है, दूसरा क्या नाम नहीं है? B9 नाम नहीं है। तो B7 का नाम हमने क्या बताया था? बायोटीन है। क्या है? बायोटीन है। और B7 का नाम क्या है? फॉलिक एसिड है। अरे B9 का नाम क्या है? फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड। देखिए आप लोगों को मेरी राइटिंग तो समझ में आती है। मेरी एक सिस्टर है, वो कहती है आप बहुत ख़राब लिखती हैं इस पर। तो आप लोगों को समझ में आती होगी इसको। अगर जहाँ ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। तो ये क्या है? बायोटीन क्या है? B7 का नाम है। और ये B9 का नाम क्या है? फॉलिक एसिड। तो ये क्या हो गया? इसका ट्रिक का नाम, पूरा ट्रिक क्या हो गई? इसको आप लोग लिख लीजिए, थायराइड के नाक पर पीटो प्यार सोई। ठीक, हमने B12 के बारे में क्या पढ़ा था? B12 के बारे में हमने क्या देखा था
कि इसकी कमी से क्या हो रहा था। इसका रासायनिक नाम क्या था, साइनोकोबाल्मिन था। और इसी में इतने कोबाल्ट की मात्रा होती है ना, ये B12 में कोबाल्ट की मात्रा होती है। कितने % कोबाल्ट की मात्रा होती है, कोबाल्ट की मात्रा कितने % होती है, 4 से 5% क्या होती है, प्रतिशत कितनी कोबाल्ट की मात्रा होती है। इसकी वजह से कौन सी एनीमिया हो रही थी, इसकी वजह से जो हो रही थी एनीमिया, क्या नाम है उसका, परनीसियस एनीमिया हो रही थी। क्या नाम है, परनीसियस एनीमिया हो रही थी ना, एनीमिया। तो ये इसकी वजह से परनीसियस एनीमिया था। तो इतना हमने पढ़ा था। और परनीसियस एनीमिया के कई नाम थे। इसको वेरमर्स एनीमिया बोलते हैं, और क्या किस नाम से जानते हैं, घातक बोलते हैं, और किस नाम से जानते हैं, इसको हानिकारक एनीमिया के नाम से जानते हैं, खतरनाक एनीमिया के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी हद तक ये B12 को हम लोग काफ़ी से अच्छे से हम लोग समझ चुके थे। आज हम जो है B के बारे में ये हम लोग समाप्त कर चुके हैं। इसके कुछ और मेंबर हैं, तो इसके हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सब जो मेंबर हैं B के, वो घनिष्ठ हैं। लेकिन और हम लोग 1-2 पढ़ लेते हैं कि पहला क्या है, पहला है इनोसिटाल। क्या है, इनोसिटाल, उसके बारे में देखते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं, इसे माउस एंटी एलोप्सिया के नाम से जानते हैं। इसे माउस एंटी एलोप्सिया के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं, माउस एंटी एलोप्सिया के नाम से जानते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, एलोप्सिया का अर्थ क्या होता है, एलोप्सिया का अर्थ होता है हेयर, मतलब बाल। क्या होते हैं, बाल, इसका अर्थ होता है। और माउस मतलब चूहा होता है, ठीक। और एंटी मतलब क्या होता है, विरोधी। अब इससे काफ़ी हद तक आप लोग समझ चुके होंगे कि ये चूहों में ऐसी कोई बीमारी होगी जो बाल से संबंधित होगी। तो जब आप लोग मतलब ऐसा नहीं कि ये मनुष्य में भी नहीं होता है। इसमें क्या होता है, बाल जो होते हैं वो झड़ जाते हैं। अब ये बाल जो होते हैं ये रोए के रूप में भी हो सकते हैं, शरीर के भी बाल होते हैं। आप चूहों में देखिए तो उसके बाल कहीं कहीं पूरे झड़ जाते हैं। तो अब ऐसे घर में घूमते हुए चूहों को हो सकता है आप लोग सही से ना देख पाएँ। इसको आप लोग गूगल पर सर्च करके इसको मोबाइल में इसको आप लोग देख सकते हैं कि माउस एंटी एलोप्सिया के नाम से इसे जानते हैं। यह चूहा विरोधी बाल इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, चूहों के शरीर से बाल क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। चूहों के शरीर से बाल जो होते हैं वो झड़ जाते हैं। अगर किसी में इनोसिटाल की कमी होगी तो उसे क्या हो जाएगा, एलोप्सिया हो जाएगा। अगर किसी में इनोसिटाल की कमी होगी तो उसे एलोप्सिया हो जाएगा। हमने क्या देखा कि अगर किसी में इनोसिटाल की कमी होगी तो उसे क्या हो जाएगा, एलोप्सिया हो जाएगा, या एलोप्सिया देखने को मिलता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम क्या है, इसको देखते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है,
हेक्सासाइक्लोहेक्सीन, हेक्सासाइक्लोहेक्सीन, ठीक। हेक्सासाइक्लोहेक्सीन किसका रासायनिक नाम? इनोसिटॉल का। हमने क्या देखा, हम लोगों ने क्या समझा कि अगर ये इनोसिटॉल जो होता है इसे किस नाम से जानते हैं? माउस एंटी एलोप्सिया के नाम से जानते हैं। माउस का अर्थ होता है चूहा, एंटी विरोधी हो गया, और एलोप्सिया का अर्थ हो गया है चूहों के शरीर से बाल झड़ जाते हैं इसमें। और अगर किसी व्यक्ति में इनोसिटॉल की कमी होगी तो क्या है कि उसको एलोप्सिया देखने को मिलेगा उसके अंदर, या एलोप्सिया हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? हेक्सासाइक्लोहेक्सीन, ठीक। इसके बारे में 1940 में, ये जो है इसके बारे में पूरा 1940 में किसने बताया? वुली ने। किसने बताया था? वुली ने 1940 में बताया था। आगे लिखते हैं कि इसके बारे में 1940 में किसने बताया था? 40 में वुली ने इसके बारे में 1940 में वुली ने बताया था कि इसका क्या नाम है, रासायनिक नाम क्या है, ठीक। हेक्सासाइक्लो और क्या है उसको क्या बताया कि हेक्सासाइक्लोहेक्सीन, ठीक। और आगे देखते हैं कि यह इनोसिटॉल जो है बालों के लिए ज़रूरी होता है। ये जो है इसको हम लोगों ने समझा ही है कि इनोसिटॉल किसके लिए ज़रूरी है? बालों के लिए ज़रूरी है। किस पर प्रयोग हुआ था? ये किस में देखा गया था? चूहों पर देखा गया था, लेकिन ये व्यक्ति में भी देखा जाता है। और इसके बारे में किसने बताया था? 1940 में वुली ने बताया। और आगे देखते हैं ये इनोसिटॉल कहाँ से प्राप्ति होती है? इनोसिटॉल की ये देखिए यहाँ पर इनोसिटॉल, ठीक। इनोसिटॉल की प्राप्ति कहाँ होती है? इनोसिटॉल की प्राप्ति जो होती है ये वनस्पति और प्राणिज दोनों जगहों से होती है। तो इनोसिटॉल की प्राप्ति वनस्पति और प्राणिज दोनों जगहों से होती है। दोनों जगहों से होती है, ठीक। और इसका स्वाद कैसा होता है? जब इसका स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। और ये जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं या अघुलनशील? तो ये क्या होते हैं? जल में, जैसा कि हमने सारे विटामिन के बारे में पढ़ा था कि जितने भी विटामिन होते हैं ये क्या है? जल में घुलनशील है ना। अभी विटामिन बी के बारे में जो भी पढ़ते आ रहे हैं, कोई कम घुलनशील है, कोई पूर्णतः घुलनशील है, कोई मतलब इस तरीके से हमने पढ़ा है कि लेकिन वो घुलनशील था। तो ये भी क्या है? उसी का पार्ट है ना, उसी के मेंबर है। तो ये भी क्या है कि ये भी जल में घुलनशील हुआ, जल में घुलनशील है, ठीक। और क्या है कि किसमें अघुलनशील है? एल्कोहल ईथर में। एल्कोहल ईथर में ये क्या है? अघुलनशील, अघुलनशील है, ठीक। तो ये क्या है? किसमें किसमें अघुलनशील है? एल्कोहल और ईथर में अघुलनशील हैं, और जल में क्या है? घुलनशील हैं। स्वाद कैसा है? मीठा है। और इसकी प्राप्ति जो होती है वनस्पति और प्राणिज दोनों जगहों से होती है। और क्या देखते हैं? इनोसिटॉल जो होता है वह दो रूपों में पाया जाता है। कौन कौन से? एक स्वतंत्र होता है, दूसरा क्या होता है? यौगिक होता है। पहला क्या है? स्वतंत्र है, दूसरा यौगिक है। तो हमने क्या देखा कि इनोसिटॉल दो रूपों में पाया जाता है। इनोसिटॉल
दो रूपों में पाया जाता है। पहला क्या है? स्वतंत्र। पहला क्या है? स्वतंत्र हो गया। दूसरा क्या है? यौगिक है। तो स्वतंत्र जो होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं। यौगिक जो होता है ये दो चीज़ों को जोड़कर बनता है। इसके बारे में हम लोग जानते ही हैं ना। तो ये यौगिक को हम लोगों ने कई बार समझाया है कि यौगिक क्या होता है। तो एनासिटाल कितना है? दो रूपों में पाया जाता है। तो जो स्वतंत्र होता है ये क्या होता है? ये अकेला होता है। यह मांसपेशियों और ऊतकों में स्वतंत्र रूप से रहता है। स्वतंत्र के बारे में देखते हैं। यह अकेला होता है। अकेला होता है और यह मांसपेशियों और ऊतकों में, यह मांसपेशियों और ऊतकों में कैसा होता है? स्वतंत्र रूप से होता है। होता है। हमने क्या देखा कि यह मांसपेशियों और ऊतकों में स्वतंत्र रूप से होता है। यह किसी और यौगिक क्या होता है? यौगिक किसी अन्य के साथ मिलकर बना होता है। किसी अन्य के साथ मिलकर बना होता है। तो यौगिक को हमने क्या देखा कि यह किसी अन्य के साथ मिलकर बना होता है। यह प्राणिज जगत में या प्राणिज जगत से, जो भी कहिए प्राणिज, यह प्राणिज जगत से या प्राणिज जगत में ज़्यादा पाया जाता है। ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, हमने क्या देखा कि एनासिटाल जो होता है दो रूपों में पाया जाता है। एक स्वतंत्र हो गया, दूसरा यौगिक हो गया। यह अकेला होता है। यह मांसपेशियों और ऊतकों में स्वतंत्र रूप से होता है। और यौगिक जो होता है किसी अन्य के साथ मिलकर बना होता है। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि यौगिक मतलब होता है जोड़। तो ये किसी अन्य के साथ मिलकर बना होता है। यह प्राणिज जगत में ज़्यादा पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो यौगिक होता है इसमें एक चीज़ फ़ायदे वाली, इसमें क्योंकि ये दो चीज़ों से मिलकर बना है ना, तो इसमें क्या होगा? इसमें एक चीज़ फ़ायदे वाली, इसमें क्या होता है कि यह इसमें एक चीज़ फ़ायदे वाली और दूसरी और एक नुकसान वाली मिलती है। अर्थात ये भी कह सकते हैं, अर्थात यह भी कह सकते हैं क्या? एक सहायक है, एक सहायक और एक बाधक है। एक बाधक है। तो हमने यौगिक के बारे में क्या देखा कि यह किसी अन्य के साथ मिलकर बना होता है, पहला। दूसरा क्या है? यह प्राणिज जगत से ज़्यादा पाया जाता है, प्राणिज जगत में। तीसरा क्या है कि इसमें एक चीज़ फ़ायदे, क्योंकि ये दो चीज़ों को मिलकर बना है, तो एक चीज़ इसमें क्या है? फ़ायदे वाली है और दूसरी चीज़ कैसी है? नुकसान। या बोल सकते हैं कि एक चीज़ इसमें सहायक है, दूसरी क्या चीज़ है? दूसरी क्या चीज़ है कि बाधक के रूप में है। तो ये क्या है? ये पूरी यौगिक है। ये क्या है कि एनासिटाल के जो दो रूप हमने पढ़े हैं, कौन सी? ये दो रूपों में पहला स्वतंत्र है, दूसरा यौगिक है। एनासिटाल के कितने रूप हैं? दो रूप हैं, पहला स्वतंत्र, दूसरा यौगिक। स्वतंत्र जो होता है ये अकेला होता है,
और यह मांसपेशियों और ऊतकों में स्वतंत्र रूप से रहता है। कहाँ रहता है? मांसपेशियों और ऊतकों में। फिर हमने यौगिक में देखा कि यह किसी अन्य के साथ मिलकर बना होता है। इसमें एक चीज़ सहायक होती है, दूसरी बाधक के रूप में होती है। यह कहाँ से प्राप्त होती है? प्राणिज जगत से प्राप्त होती है। और आगे हम लोग देखते हैं, यह प्राणिज जगत से प्राप्त होती है और ये जो मांसपेशियों और ऊतकों में स्वतंत्र रूप से है, यह माइटोकॉन्ड्रिया में भी देख पाया जाता है। ठीक, ये किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। और ये सब क्या है? ये सूखे मेवे, बीज, दालों के जो जो दालों के छिलके होते हैं वो सब में ये पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया? ये इनोसिटॉल के पूरा 2 रूप के बारे में हम लोगों ने देखा। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, ये किसके लिए सहायक होते हैं? ये तो क्या है? ये इनोसिटॉल 2 रूपों में पाया जाता है। एक स्वतंत्र हमने देखा, दूसरा यौगिक। तो ये जो इनोसिटॉल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यह जो होता है बालों के लिए लाभदायक होता है। मतलब इसके कार्य के बारे में देखते हैं कि बालों के लिए लाभदायक और दूसरा क्या है? दूसरा है यह बालों के लिए लाभदायक। दूसरा है आमाशय के क्रमाकुंचन को बनाने में मदद करता है। आमाशय के किसको? क्रमाकुंचन को बनाने में मदद करता है। अब तीसरा टॉपिक देखते हैं। तीसरा क्या है? ये त्वचा के लिए लाभदायक है। त्वचा के लिए लाभदायक है। किसके लिए? त्वचा के लिए लाभदायक है। फाइब्रोब्लास्ट जो होता है, ये फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है? यह सेल की निर्माण की प्रक्रिया के लिए जरूरी होता है। फाइब्रोब्लास्ट, ठीक, किसके लिए? सेल की। सेल की जो सेल मतलब ये क्या होती है? कोशिका ना। कोशिका की निर्माण की प्रक्रिया के लिए क्या होता है? जरूरी होता है। तो ये फाइब्रोब्लास्ट क्या है कि फाइब्रोब्लास्ट जो होता है के लिए जरूरी तत्व है। किसके लिए? सेल के निर्माण की प्रक्रिया के लिए जरूरी तत्व है। और क्या देखते हैं? इनोसिटॉल जो होता है, इनोसिटॉल कोलिन के साथ मिलकर क्या बनाता है? इनोसिटॉल कोलिन के साथ मिलकर क्या बनाता है? फॉस्फोलिपिड बनाता है। फॉस्फोलिपिड बनाता है। तो हमने देखा कि इनोसिटॉल जो होता है ये बालों के लिए लाभदायक होता है। अमाशय में जो होते हैं क्रमाकुंचन को बनाने के लिए, क्रमाकुंचन के लिए मदद करता है, या आप जो भी कहिए। तीसरा होता है कि त्वचा के लिए लाभदायक होता है। फाइब्रोब्लास्ट जो कि सेल की निर्माण प्रक्रिया के लिए यह जरूरी तत्व है। इनोसिटॉल कोलिन के साथ मिलकर क्या बनाता है? फॉस्फोलिपिड बनाता है। आगे हम लोग देखते हैं, हमने इसके बारे में क्या देखा कि इनोसिटॉल क्या था? यह जल में
घुलनशील था। किसमें अघुलनशील था? यह किसमें अघुलनशील था? अघुलनशील था किसमें? एल्कोहल और ईथर में। किसमें? एल्कोहल और ईथर में अघुलनशील था। अब हम आगे देखते हैं कि इसका अवशोषण कहाँ होता है। अवशोषण होता है कहाँ पर? छोटी आंत में। अवशोषण छोटी आंत में अवशोषण होता है और इसका संग्रह जो होता है वह नहीं होता है। संग्रह नहीं होता है। ठीक, विसर्जन जो होता है, जो भी इसको मतलब जो भी यूज़ होना था होता है, और विसर्जन जो होता है जैसे बाकी सब मूत्र के द्वारा विसर्जित हो जाते हैं, क्योंकि ये जल में घुलनशील है तो ये भी मूत्र के द्वारा विसर्जित हो जाता है। तो इतना हम लोगों ने इनोसिटॉल के बारे में देखा है। इनोसिटॉल जो होता है, हमने क्या देखा कि इनोसिटॉल कोलिन के साथ मिलकर क्या बनाता है? फास्फोलिपिड बनाता है। किसके साथ? कोलिन के साथ मिलकर। अब हम देखते हैं ये कोलिन क्या है। ये कोलिन जो है, कोलिन फास्फोलिपिड लेसिथिन, फास्फोलिपिड लेसिथिन का अवयव है। अवयव है। ठीक, अब ये लेसिथिन क्या है? कोलिन फास्फोलिपिड क्या है? वसा है ना। तो कोलिन फास्फोलिपिड क्या? लेसिथिन के का अवयव है। तो ये भी क्या है? लेसिथिन क्या है? फैट है। लेसिथिन क्या है? फैट है। और आगे हम लोग देखते हैं कि 1943 में इसे यानी कोलिन को 1943 में कोलिन को विटामिन बी के परिवार में शामिल किया गया था। ठीक, मतलब ये भी कोलिन जो है, पहला क्या था? इनोसिटॉल था, दूसरा क्या है? कोलिन है। दूसरा क्या है? कोलिन है। कोलिन जो है, इसको 1943 में इसे क्या हुआ था कि इसको विटामिन 1943 में कोलिन को विटामिन बी के परिवार में क्या किया गया था? शामिल किया गया। ठीक, और अब कोलिन की कुछ विशेषताएं देखते हैं हम लोग। कोलिन की विशेषताएं क्या होती हैं? कोलिन की विशेषताएं क्या होती हैं? कोलिन की विशेषताएं क्या होती हैं? यह क्या है? यह जल में कैसा है? जल में घुलनशील होता है। यह जल में घुलनशील होता है। यह रंगहीन होता है। और क्या होता है कि स्वाद इसका कैसा होता है? कसैला होता है। और उच्च ताप पर कोलिन जो होते हैं, कोलिन टूटकर ट्राईमेथिलीन में बदल जाते हैं। पीएच मान इसका कैसा होता है? पीएच मान क्षारीय होता है। क्षारीय प्रकृति। ठीक, किसमें उच्च ताप पर कोलिन किसमें टूटकर ट्राईमेथिलीन में बदल जाते हैं? कोलिन जो है
वह कोलिन ट्रांसमिथिलेशन प्रक्रिया में काम करता है। प्रक्रिया में काम करता है। तो हमने क्या देखा कोलिन की विशेषताओं में, यह जल में कैसा होता है, जल में घुलनशील होता है, इस और कैसा होता है, रंगहीन होता है, स्वाद कैसा होता है, कसैला होता है। और आगे इसमें देखते हैं कि और स्वाद कसैला होता है। उच्च ताप पर कोलिन जो होता है वह टूटकर ट्राईमिथिलीन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ट्राईमिथिलीन में बदल जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं पीएच मान कैसा होता है, पीएच मान क्षारीय प्रकृति का होता है। कोलिन जो होता है वह ट्राईमिथिलेशन प्रक्रिया में काम करता है। किसमें, ट्रांसमिथिलेशन प्रक्रिया में। अब ट्रांसमिथिलेशन प्रक्रिया क्या होती है, ये जो हमने लिखा है ट्रांसमिथिलेशन प्रक्रिया, संदेश आने जाने का कार्य। ठीक, संदेश क्या करता है, ले जाता है, ले आता है। संदेश आने और ले आने और ले जाने का कार्य करता है कौन, कोलिन करता है। ठीक, और आगे देखते हैं ट्रांसमिथिलेशन स्नायु तंत्र से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, मतलब ये संदेश आने जाने का कार्य, मतलब ले आने ले जाने का मतलब जो क्या करता है ट्रांसमिथिलेशन, मतलब कोलिन क्या करता है कि संदेश का कार्य करता है। जैसे कि अगर आप जैसे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ है और या तो हमको चोट लगने वाली है, तो हम ये तो अपना हाथ इस तरीके से रख देंगे, बचाव कर लेंगे, जैसे जो भी है। तो ये क्या है, इसमें ये संदेश आया कि इससे इस तरीके से करेंगे तो इससे बचाव हो जाएगा। या तो कहीं चोट लगने वाली है, हम लोग मतलब कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है, ठीक, और यहाँ से चोट लगने में वो हल्का सा ऐसे हट जा रहा है, तो इससे क्या है, ये संदेश मतलब संदेश आया कि हाँ ये इधर से लग जाएगा, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। तो ये भी क्या है, संदेश आने ले जाने का कार्य कौन करता है, कोलिन करता है। और कोलिन क्या करता है, ट्रांसमिथिलेशन प्रक्रिया का काम करता है। ट्रांसमिथिलेशन प्रक्रिया क्या थी कि संदेश आने और ले जाने का कार्य करता है। ठीक, और अब देखते हैं कोलिन की महत्वता, आगे देखते हैं। ये कोलिन की महत्वता को बताने के लिए कोलिन की मतलब कोलिन की महत्वता को बताने के लिए 1934 में, कब, 1934 में बेस्ट और हंसमैन ने क्या किया था, प्रयोग किया था। किस पर किया था, चूहों पर। ठीक, तो कोलिन की महत्वता को बताने के लिए किसने प्रयोग किया था, बेस्ट और हंसमैन ने। कब किया, 1934 में। किस पर किया, चूहों पर किया। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें क्या है कि इस पर उस समय एक अनुसंधान किया गया था कि जिन चूहों में कोलिन की कमी पाई गई, उसमें क्या देखा गया कि जिन चूहों में कोलिन की कमी पाई गई, किसकी, कोलिन की कमी पाई गई, उसमें क्या देखा गया कि उसमें फैट एकत्रित हो गया था लीवर में। ठीक, हमने क्या देखा, हम लोगों ने क्या समझा कि कोलिन की महत्वता को, कि इसका क्या महत्व है बताने के लिए 1934 में 1934 में बेस्ट और हंसमैन ने किस पर प्रयोग किया, चूहों पर। और चूहों पर जब एक अनुसंधान हुआ तो अनुसंधान में क्या पाया गया कि उनके लीवर में क्या होता है कि लीवर में क्या हो रहा था, फैट, लीवर में क्या हो रहा था, लीवर में फैट एकत्रित हो रहा था।
फैट एकत्रित हो रहा था। इसी को क्या कहते हैं? इसी को फैटी लीवर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? फैटी लीवर के नाम से जानते हैं ना। कि जब मतलब फिर एक बार समझ लीजिए कि 1934 में कोलिन को विटामिन बी के परिवार में शामिल किया गया था। और कोलिन की महत्वता को बताने के लिए किसने? बेस्ट और हंसमैन ने क्या किया? चूहों पर प्रयोग किया और क्या पाया कि जो चूहे थे जिसमें कोलिन की कमी थी उनके लीवर में क्या हो रहा था? फैट एकत्रित हो रहा था। अब आगे देखते हैं कि ये कोलिन की कुछ विशेषताएं थी, कोलिन के बारे में था। आगे देखते हैं कि कोलिन के कार्य क्या हैं। कोलिन के कार्य क्या होते हैं? कोलिन के कार्य, कोलिन क्या होता है? जैसा कि हमने बताया कोलिन की कमी से क्या हो रहा था? चूहों में क्या हो रहा था? उसके लीवर में फैट एकत्रित हो रहा था। तो एक तरीके से उसका ये भी कह सकते हैं कोलिन क्या करता है कि हमारे लीवर के लिए क्या होता है? लाभकारी होता है। पहला पॉइंट यही लिख लीजिए क्योंकि अभी हम लोगों ने यही समझा। तो पहला पॉइंट यही से शुरुआत करते हैं कि कोलिन जो होता है वह लीवर के लिए लाभकारी होता है। किसके लिए? कोलिन जो होता है वह लीवर के लिए लाभकारी होता है। आगे देखते हैं कि लीवर में फैट एकत्रित नहीं होने देता। इसको हम लोगों ने समझा कि कोलिन क्या करता है? लीवर में फैट एकत्रित नहीं होने देता, इसीलिए इसे लिपोप्रोटीन फैक्टर भी कहते हैं। मतलब लीवर में क्या कर रहा है? लीवर में फैट एकत्रित, कौन फैट एकत्रित नहीं होने दे रहा है? कोलिन ना। तो लीवर में फैट एकत्रित होने नहीं देता, इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं? लीवर में फैट एकत्रित नहीं होने दे रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? कि इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? इसे लिपोप्रोटीन लिपोट्रॉपिक, इसीलिए इसे लिपोट्रॉपिक फैक्टर कहते हैं। और कोलिन क्या करता है? मुर्गियों में अंडा देने की क्षमता को बढ़ाता है। क्या कर रहा है? अंडा क्षमता को बढ़ाता है। और कोलिन का क्या कार्य है? कोलिन का कार्य हमने क्या दिया कि जिसके शरीर में कोलिन होता है वो क्या होता है? फैट वहाँ एकत्रित नहीं होता है, या कोलिन की कमी से फैट एकत्रित होने लगता है, जिसको किस नाम से जानते हैं? फैटी लीवर कहते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं कि कोलिन हमने इसी से अगर जुड़ा देखा तो हमने क्या देखा कि कोलिन क्या हुआ? लीवर के लिए लाभकारी हुआ। और क्या देखा कि लीवर में फैट एकत्रित नहीं हो रहा है, इसीलिए इसे किस नाम से जानते हैं? इसे लिपोट्रॉपिक फैक्टर कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? लिपोट्रॉपिक फैक्टर के नाम से जानते हैं। मुर्गियों में क्या करता है? अंडा देने की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक, और एक पॉइंट इस नोट कर लीजिए, यह कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है? को नियंत्रित करता है। यह स्नायु संचार के लिए अभी को हम लोगों ने पढ़ा था ना कि
कि ट्रांसमिथिलेशन का कार्य करता है। कौन करता है? कोलिन ना। यही तो हमने पढ़ा कि कोलिन क्या करता है? ट्रांसमिथिलेशन का कार्य करता है। ट्रांसमिथिलेशन क्या हो गया कि संचार को या कोई भी मतलब जो भी जानकारी है वह एक स्थान से संदेश को ले जाने और ले आने का कार्य करता है। तो वही, और ये हमने बताया ट्रांसमिथिलेशन जो होता है यह किससे संबंधित है? किससे? स्नायु से संबंधित है। तो ये क्या करता है? स्नायु संचार के लिए जरूरी होता है। जरूरी होता है। ठीक, तो हम लोगों ने इतना कोलिन के बारे में देखा। और आगे हम लोग क्या देखते हैं? कोलिन की कमी। कोलिन की कमी के बारे में देखते हैं कि इसकी वजह से क्या हो रहा है। अगर शरीर में कोलिन की कमी हो गई तो सबसे पहला तो जो यही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बना या सबसे पहला कि जो देखा गया फैटी लीवर। क्या देखा गया? फैटी लीवर। और जो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कर रहा था, दूसरा क्या देखा कि कोलेस्ट्रॉल क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा। तो दो अभी हमने लास्ट में ही लिखा, तो पहले हम लोग उसी को लिख लेते हैं कि कोलिन की कमी से क्या हो रहा है। कोलिन की कमी से क्या हो रहा है कि फैटी लीवर हो रहा है। फैटी लीवर। और दूसरा क्या हो रहा है? कोलेस्ट्रॉल जो होता है शरीर में बढ़ या घट जाएगा। शरीर में बढ़ या घट जाएगा। और क्या? गुर्दे में रक्तस्राव देखने को मिलेगा। रक्तस्राव देखने को मिलेगा। और कोलिन की प्राप्ति कहाँ से होती है? वानस्पतिक और प्राणिज जगत दोनों जगह से कोलिन की प्राप्ति होती है। प्राप्ति में लिख लेंगे कि वानस्पतिक और प्राणिज दोनों ना। प्राणिज और क्या? अंडे के पीले भाग के पीले। और इसका अवशोषण कहाँ हो रहा है? अवशोषण हो रहा है छोटी आंत में। कहाँ अवशोषण हो रहा है? छोटी आंत में। संग्रह आवश्यकता अनुसार स्टोर होगा, जो मतलब आवश्यकता जितनी होगी उतना स्टोर होगा, बाकी सब क्या होगा? मूत्र के साथ विसर्जित हो जाएगा। तो इतना हम लोगों ने कोलिन के बारे में पढ़ा। ठीक, क्या कोलिन के बारे में देखा कि कोलिन जो है वह कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। वह क्या करता है कि कोलिन की मात्रा अगर होती है तो फैट जो मतलब लीवर में जो फैट एकत्रित होते हैं वो नहीं होते हैं, यानी फैटी लीवर होने की संभावना नहीं रहेगी। कोलेस्ट्रॉल के शरीर में मतलब उसको नियंत्रित करता है। और क्या करता है कि ये क्या करता है कि हमने क्या देखा कि ट्रांसमिथिलेशन की प्रक्रिया का कार्य करता है। संदेश आने मतलब ले जाने और आने का कार्य करता है। तो इस तरीके से हमने कोलिन के कार्य को पढ़ा। कोलिन की कमी से क्या होता है? पहला यही हो गया कि फैटी लीवर होता है। इसकी प्राप्ति कहाँ होती है? वानस्पतिक प्राणिज जगत और अंडे के पीले भाग में होती है। और शोषण कहाँ होती है? छोटी आंत में होता है। इसका संग्रह नहीं होता है, जितना ज़रूरी होता है इतना मतलब यूज़ कर लिया जाता है, बाकी ये मूत्र के साथ विसर्जित हो जाता है। ये जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। तो इतना हम लोगों ने कोलिन के बारे में पढ़ा। अब तीसरा हम पढ़ते हैं पावा। क्या पढ़ते हैं? पावा। तीसरा क्या है? पावा। ठीक, अब ये पावा क्या है? इसका फुल फॉर्म देखते हैं। पारा अमीनो बेंजोइक एसिड। क्या है? पारा अमीनो बेंजोइक एसिड। यही क्या कहलाया? पावा कहलाया। इसको इंग्लिश में भी लिख लीजिए, पारा अमीनो
बेंजोइक एसिड। तो ये क्या है, ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में पारा अमीनो बेंजोइक एसिड। तो ये क्या होता है, इसको देखते हैं ये क्या होता है। इसके बारे में 1941 में, कब, इसके बारे में 1941 में, कब, और किसने, ऑसवेचर ने बताया। किसने बताया, ऑसवेचर ने, वेचर ने बताया। क्या बताया कि यह B9, और ये मतलब इसके बारे में 1941 में ऑसवेचर ने बताया। ठीक, यह भी क्या है, ये किसका अवयव है, यह B9 का अवयव है, का अवयव है। यह चूहों में के सामान्य वृद्धि और विकास के लिए जरूरी होता है। चूहों के सामान्य वृद्धि एवं विकास, वृद्धि एवं विकास के लिए जरूरी होता है। तो मतलब इतना जो है, इतनी जानकारी मिली है, लेकिन मनुष्य के लिए अभी इस पर बहुत अनुसंधान नहीं किया गया है, यानी मनुष्य के लिए इस पर खोज नहीं किया गया है। यह क्या करता है कि चूहों का जो बाल सफ़ेद होता है उसको बाल सफ़ेद होने से बचाता है। कौन, चूहों का बाल सफ़ेद होने से बचाता है। और क्या करता है, यह इंसुलिन के स्राव व क्रियाशीलता में वृद्धि करता है। स्राव व क्रियाशीलता में वृद्धि करता है, और थायराइड हार्मोन के स्राव को कम करता है। थायराइड हार्मोन के स्राव को क्या कर रहा है, कि स्राव को कम कर रहा है, को कम करता है। तो इतना हम लोगों ने पावा के बारे में देखा। पावा का फुल फॉर्म क्या होता है, पावा का फुल फॉर्म होता है पारा अमीनो बेंजोइक एसिड। इसके बारे में 1941 में किसने बताया था, ऑसवेचर ने। ऑसवेचर ने बताया यह B9 का अवयव है, चूहों की सामान्य वृद्धि एवं विकास के लिए ज़रूरी होता है। चूहों के बाल जो होते हैं वह सफ़ेद होने से, मतलब सफ़ेद होने से बचाता है। इंसुलिन के स्राव व क्रियाशीलता में वृद्धि करता है और थायराइड हार्मोन के स्राव को कम करता है। तो इतना हम लोगों ने पावा के बारे में देखा। अब हम देखते हैं कि इसका अवशोषण कहाँ होता है, किसका, पावा का, जो B9 का अवयव है। पावा का अवशोषण कहाँ होता है, इसका अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में। कहाँ हो रहा है, छोटी आंत में इसका अवशोषण होता है। और क्या देखते हैं कि इसका अवशोषण छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में संग्रह जो है बहुत थोड़ी मात्रा में होता है। कितनी, जिसकी इसका संग्रह जो होता है बहुत थोड़ी मात्रा में किस में होता है, लीवर में। लीवर में बहुत थोड़ी मात्रा में, लीवर में बहुत थोड़ी मात्रा में, बाकी जो बचता है वो मूत्र के साथ विसर्जित हो जाता है। बाकी मूत्र के साथ विसर्जित हो जाता है। और हम आगे क्या देखते हैं कि इसका विसर्जन इसका विसर्जन जो होता है वह किस रूप में होता है। ये हमने
पावा पढ़ा है ना, इसका विसर्जन जो होता है वह पाहा के रूप में, पावा के रूप में ना होकर किस में होता है, पाहा के रूप में। इसका विसर्जन पावा के रूप में ना होकर किस रूप में हो रहा है, पाहा के रूप में। अभी तक हम लोगों ने पावा का फुल फॉर्म पढ़ा था कि पारा अमीनो बेंजोइक एसिड, क्या नाम था इसका, पारा अमीनो बेंजोइक एसिड। अब पाहा का फुल फॉर्म देखते हैं कि पाहा क्या है। पारा अमीनो क्या होता है, पारा अमीनो, उसके आगे देखते हैं हिप्यूरिक एसिड, पारा अमीनो क्या है, हिप्यूरिक एसिड। ठीक, तो ये क्या हो गया कि पाहा का फुल फॉर्म। तो इतना हम लोगों ने देखा कि इसका अवशोषण देखा, छोटी आंत में संग्रह जो होता है लीवर में बहुत थोड़ी मात्रा में होता है, बाकी जो बचा खुचा होता है वह क्या होता है, मूत्र के साथ विसर्जित हो जाता है। इसका विसर्जन जो होता है पावा के रूप में न होकर किस में होता है, पाहा के रूप में। पावा का फुल फॉर्म था पारा अमीनो बेंजोइक एसिड, लेकिन पाहा का फुल फॉर्म है पारा अमीनो हिप्यूरिक एसिड। ठीक, इतना हम लोगों ने इसके बारे में देखा। तो आज जो है ये बी का पूरा चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट डे क्या पढ़ेंगे, विटामिन सी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, विटामिन सी के बारे में। इसका भी रासायनिक नाम होता है, ये विटामिन सी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अभी आप कोरोना काल में देखे होंगे कि सबको विटामिन सी खाने की मतलब बहुत ज़्यादा लेने के लिए कहा जा रहा था। और ये क्या होता है, ये कैसा होता है विटामिन सी, ये ACE 3 विटामिन होते हैं ना, क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं, ACE। तो विटामिन सी जो होते हैं ये कैसा न्यूट्रिएंट है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक, और हमने मैक्रो पूरा हम लोग कंप्लीट कर चुके। माइक्रो में हम लोगों ने क्या देखा, हमने 2 न्यूट्रिएंट पढ़े थे ना, एक मैक्रो, दूसरा क्या था, माइक्रो। मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि विटामिन, जिसमें हम लोगों ने E पढ़ा, A पढ़ा, विटामिन A, B पढ़ा। अब हम लोग विटामिन C पढ़ने वाले हैं ना। ठीक, उसके बाद विटामिन D के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आज इतना हम लोगों का समाप्त होता है। आप लोग भी देखिए एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है, तो आप लोग भी पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। ठीक।